हेलो एवरीवन, आज के इस एक वीडियो में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का मेन पोर्शन और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स लेटेस्ट वाले, ये सब कुछ आपको आज के इस एक वीडियो में मिलने जा रहा है। और पहले क्लियर कर दूं, जो भी टू द पॉइंट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे एग्जाम में कंटिन्यूस क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब आप जब ये वीडियो देखोगे आपको लगेगा जो टू द पॉइंट करवाया गया वो तो आसान है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, मैं याद भी कर पा रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है। फिर आपको डेप्थ में कवर करना है या फिर जो वो पढ़ाया जा रहा है इसमें जो एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब कुछ देखना है। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ से हम स्टार्ट करें, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट कवर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पोर्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक आपको देखने को मिल रहा है, 16 मार्च 1846 को साइन करी जाती है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को हम पढ़ते जाएंगे, ये दोबारा से रिपीट करूंगा तब आपको इसकी कहानी बताऊंगा। अक्टूबर 26 1947 की बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। ये भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये क्या था जिसको नहीं पता। 17 नवंबर 1956 की बात करेंगे, ये वो टाइम है जब स्टेट की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जम्मू कश्मीर के संविधान को एक्सेप्ट करती है। तो 1956 को जो है हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ करता था वो एक्सेप्ट करा गया था, अडॉप्ट करा गया था। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब से आया था? वो 26 जनवरी, लेकिन ईयर कौन सा है? 1957। ठीक है जी, 1956 को अडॉप्ट करा गया और 26 जनवरी 1957 को हमारे जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो इफेक्ट में आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बने पिछले कुछ सालों में। 28 मार्च 28 मार्च 1965 बड़े सारे क्वेश्चन बने इस डेट से। सदर रियासत की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर बनाया गया और पीएम की पोजीशन को चेंज करके सीएम बनाया गया, और ये सब कुछ हुआ 6th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और तब सदर रियासत कौन हुआ करते थे ये आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। फिर भी अगर किसी को पता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। स्टार्टिंग में तो ये जो डेट आपके सामने 4-5 डेट आपको ये किसी भी तरीके से याद कर लेनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपको 1846 का ईयर बताया, फिर डायरेक्ट जब देश आजाद होता 1947 की बात करेंगे, फिर नवंबर 1956 और 1957 बताया और 1965 बताया। ये 5 ईयर और डेट ये याद कर लो। उसके बाद ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो एक्ट है वो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में लाया जाता है और पास भी होता है। नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 की बात करेंगे, लोकसभा में आता है। 9 अगस्त कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट के साइन में हो जाते हैं, इसका मतलब ये बिल बन चुका है। और 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आता है। ये 4 डेट लेटेस्ट वाली और याद कर लो। पहली स्लाइड जो 9 डेट आपके सामने है, ये अगर आप नोट्स बना रहे हो वहां पर लिख लो, याद करो, जो मर्जी कर लो इनको। फिर और क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन भी सेटअप करा गया था 6 मार्च 2020 की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट में पहले ज्यादा सीट्स हुआ करती थी, जब यूटी वगैरह बना, आप सभी को पता है। हालांकि उसके बाद इस डिलिमिटेशन कमीशन ने करा क्या, आपको पता हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली में इलेक्शंस भी हुए, तो इस बार जो नंबर था वो अलग आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने 6 सीट्स जम्मू साइड की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, वहां पे इंक्रीज करी और 1 सीट कश्मीर में इंक्रीज करी। जैसे कि कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे 46 सीट हुआ करती थी, अब वहां पर 47 हो चुकी हैं। जम्मू डिवीजन की 37 हुआ करती थी, जम्मू डिवीजन की अब 43 सीट आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए 43 प्लस 47 90 सीट्स, इन 90 सीट्स पर ही इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस हुए थे। और 90 सीट्स पर क्यों हुए? डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से, क्योंकि 6 मार्च 2020 को सेटअप करा गया था। और 22 सितंबर 2020 की अगर हम बात करेंगे, अभी नायब तहसीलदार का कोर्ट केस भी चल रहा है इसी को लेकर कि उर्दू ही सिर्फ क्यों, वो क्यों? क्योंकि 2020 की बात करेंगे सितंबर की, जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल भी लाया गया था लोकसभा में, उसके बाद पास भी करा गया था। इसमें बताया गया जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे 5 होंगी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। ये रीजन बताया था कि नायब तहसीलदार का केस तो चल रहा है, उसमें उर्दू को मैंडेटरी क्यों करा गया है, बाकी सभी लैंग्वेजेस भी तो ऑफिशियल हैं। तो ये डेट सबसे पहले याद करो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर ये जो स्लाइड में डेट आपके सामने है ना, अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे ना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है,
लेकिन जो पहली दो स्लाइड की डेट आपके सामने मैंने आपको बताया वो अच्छे से कवर कर लेना। ये डेट दोबारा से रिपीट भी होंगी, अगर आपको नहीं भी कवर करूँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये 28 नवंबर 2020 की बात करेंगे। डीडीसी के पहली बार इलेक्शंस करवाए गए, हालांकि अब ये पूछेगा नहीं कि कब करवाए गए थे क्योंकि ये पुराना हो चुका है, करंट अफेयर से 2020-21 के पेपर होते पूछ लेता। पहले असेंबली इलेक्शन की लेटेस्ट है। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, पहले इलेक्शंस कब हुए, असेंबली इलेक्शंस यानी यहाँ की सरकार बनाने वाले 2024 में हुए, सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में रिजल्ट अनाउंस होता है और 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, वो सीएम की ओथ लेते हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट हुए, ये भी कवर कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का। तो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करेंगे, राज तरंगनी का नाम हमको कवर करना ही करना है। राज तरंगनी की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कश्मीर की हिस्ट्री का क्या बनता है, राज तरंगनी ही बनता है। इसे लिखा किसके द्वारा गया, कल्हण पंडित के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखा गया। कल्हण ने राज तरंगनी कंपोज कब करी, ये जब टाइम चलता है जयसिम्हा का टाइम पीरियड, लोहार डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे राज तरंगनी को कंपोज करा गया। राज तरंगनी का मतलब क्या है, राजा की तरंग मतलब रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगनी में कितने वर्सेस, 7, 8, 2, 6 वर्सेस और 8 तरंग यानी कि 8 बुक्स में डिवाइडेड, 8 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। कल्हण ने और भी कई सारे नीलमत पुराण या इस तरह की और भी बुक्स उनकी मदद लेकर राज तरंगनी को लिखा था। और फिर ऐसे राज तरंगनी थी, फिर सेकंड पार्ट द्वितीय राज तरंगनी जोन राज के द्वारा लिखी गई, तृतीय राज तरंगनी शिवरा के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद राज तरंगनी की बात करेंगे, इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा, मुल्ला अहमद के द्वारा से पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया था, सुल्तान जैनुलब्दीन के टाइम पीरियड पर करा गया था। इसी तरीके से इंग्लिश में एमए स्टेन मतलब मार्क ऑरेंज स्टेन के द्वारा ट्रांसलेट करा गया था। ये कुछ बेसिक पॉइंट राज तरंगनी बुक आपको पता होना चाहिए, जैसे मैक्सिमम कंटेंट हमें कश्मीर की हिस्ट्री का पता लगता है। अब स्टार्टिंग कुछ यहाँ से होती है कि नीलमत पुराण की बात करेंगे, जिसको कल्हण ने भी यूज करा। नीलमत पुराण बताते हैं कश्मीर वैली जो है कश्मीर का मतलब है काश्मीर, का मतलब होता है वाटर, शिमीर का मतलब लस्सी के मतलब निकल जाना, पानी का निकल जाना, है ना। तो ये जमीन ऐसी थी जहाँ पे पानी हुआ करता था, तो वहां से तो पानी निकल कर खाली जमीन बच गई, तो इसलिए इसको नाम कश्मीर कर देगा, ऐसा कहा गया। क्लियर हो गया। ह्यून सैन जो एक चाइनीज था, जो कि जिसने कश्मीर में विजिट करा था, इसने कश्मीर को क्या नाम दिया, किया शिमिलो। तो कश्मीर के डिफरेंट नेम आपको बता रहा हूँ। तिब्बत की तरफ से अलग नाम दिया, बाद में कशरत का नाम इसे दिया। ग्रीक्स ने कैस्पेड्रस का नाम इसको कश्मीर को दिया। कश्मीर लोकल लैंग्वेज में काशिर काशिर के नाम से बुलाते हैं। और अर्लीस्ट टेक्स्ट डायरेक्टली कश्मीर नाम मेंशन करता है, ये सभी नाम छोड़ के जिसने डायरेक्टली कश्मीर वर्ड यूज करना स्टार्ट करा वो अष्टदाई थी, जो कि पांडे के दौरान लिखी गई। क्लियर हो गया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। अब सोर्सेज तो कई सारे हैं हमारे कश्मीर की हिस्ट्री के, जैसे कल्हण की राज तरंगनी आपको बता दिया, इसके सीक्वल्स है द्वितीय तृतीय, इस तरह से चतुर्थ राज तरंगनी, वो सारे हमारे पास सोर्सेज बन जाते हैं। वैली ऑफ कश्मीर एक बुक जो वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई, ये भी सोर्स बनता है। तारीख कश्मीर, वकायत कश्मीर, तारीख हसन, ये इस तरह की और भी कई सारी बुक्स हैं। फिर आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात करेंगे, बुर्ज होम श्रीनगर के पास देखने को मिलता है, ये एक हमारे पास सोर्स होता है कश्मीर की हिस्ट्री का। गिलगिट वाला साइड हो गया, या फिर इसे ये कश्मीर वैलेट की बात करेंगे जिसमें स्तूपास वगैरह हैं, ये सारे के मोनेस्ट्रीज की बात करेंगे, हमें बताते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। अब एम्पायर की बात करेंगे, सबसे पहले गोनंद एम्पायर आपको देखने को मिलता है, कश्मीर की हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। ये वो टाइम है जब महाभारत का टाइम पीरियड जो था, उस टाइम की बात करें, गोनंद एम्पायर हुआ करता था और पहले राजा कौन थे, गोनंद वन थे। अब गोनंद एम्पायर के बारे में सिर्फ इतना ही कवर कर लो, आगे चलते हैं, फिर मौर्यन एम्पायर आ जाएगा। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, इसमें अशोक का नाम आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, और श्रीनगर सिटी की फाउंडेशन करते हैं, श्रीनगर की फाउंडेशन करते हैं, जो पांड्रथन में आपको आज भी जिसके खंडर आपको देखने को मिलेंगे। अशोक के द्वारा शिवा टेम्पल भी बनाया गया था ब्रिजेश्वरा में, ब्रिज बिहारा की बात करेंगे। तो गोनंदा एम्पायर पहला था जिसके किंग गोनंदा वन थे। फिर मौर्यन एम्पायर में अशोक का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। फिर कुषाण एम्पायर आपको कवर कर लेना है। कुषाण एम्पायर की बात करेंगे, आप देखो जैसे कुषाण की बात करेंगे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी, कश्मीर में ही हुई थी, कनिष्क के द्वारा कराई गई थी, कुंडलवन के जंगल में हुई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट वसुमित्रा, डिप्टी कौन थे, अश्वघोषा थे। ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए कि कुषाण एम्पायर के टाइम पीरियड पे हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो फोर्थ वाली थी वो हमारे कश्मीर में ही हुई थी,
इसी टाइम पीरियड पर रूलर थे कनिष्क, उनके द्वारा करवाई गई थी, कुंडलवान के जंगलों में करवाई गई थी। और इसी टाइम पे बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो चुका था, ठीक है जी। बाकी कुषाण एम्पायर के जो जैसे अंबारन, ये अनंतनाग के लोकेशन बारामूला, यहाँ पे इनको आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको देखने को मिलते हैं, एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं। टाउन जैसे कनिष्कपुर, हुशकपुर, जुष्टपुर की बात करेंगे, ये रूलर्स थे कनिष्क, हुशक, जुष्ट के द्वारा बनाए गए थे। कन्नड़ के दौरान रूलर्स को तुरुष्क किंग्स भी कहा गया, इस डायनेस्टी के नाम तुरुष्क डायनेस्टी भी कहा गया। अभी तक आपको मैंने सिर्फ इतना बताया, गुरंद एम्पायर याद कर लो, फिर अशोका, फिर मौर्य एम्पायर में अशोका का नाम याद रख लो, कुषाण एम्पायर में ये पोर्शन याद करोगे, इस टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे, कनिष्क के द्वारा करवाए थे, कुंडलवाना के जंगलों में हुए थे, प्रेसिडेंट वासुमित्र थे। और इनके एविडेंस कहां से देखने को मिले, तुरुष्क किंग से तुरुष्क डायनेस्टी क्यों कहा गया, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। कुषाण एम्पायर के बाद देखो रिस्टोर गुरंद डायनेस्टी दोबारा से आती है, इसमें कई सारे नाम है, बट परवर सेन आपको नाम याद रख लेना। ये नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि परवरपुरा या परवन सेन पुरा की बात करेंगे, सिटी की फाउंडेशन करते हैं, जिसको लेटर बाद में हिस्टोरियंस ने कहा जो मॉडर्न श्रीनगर है वो यही हुआ करता था, मॉडर्न सिटी श्रीनगर की। परिहासपुरी, प्रवरसेनपुर की बात करेंगे, ठीक है जी। जो एम्परर अशोका थे ना, उनने श्रीनगर के जो पास पांडरथन की बात करेंगे, 3.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, इसकी फाउंडेशन करी थी। बट परवर सेन ने जो मॉडर्न सिटी श्रीनगर की आती इसकी फाउंडेशन करी, ये डाउट अगर आपको था वो मैंने क्लियर करा, ठीक है जी। तो अभी तक आपको गुरंद एम्पायर बताया, फिर मौर्य एम्पायर बता दिया, मौर्य एम्पायर को कुषाण एम्पायर बताया, फिर गोंडा डायनेस्टी दोबारा से आई, फिर कारकोटा डायनेस्टी आती है, और इस कारकोटा डायनेस्टी को जो है वो नागा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। कारकोटा डायनेस्टी की बात करेंगे, नागा डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे, दुर्लभ वर्धन की बात करेंगे, वो इस कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे। और मैंने आपको कहा था ना, ह्यून सेंग के बारे में कहा था, कश्मीर से कश्मीर को नाम दिया था, इसी टाइम पीरियड पर, कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर, इस टाइम पीरियड पर ह्यून सेंग की एंट्री कश्मीर में हुई थी। अब मैंने आपको बताया दुर्लभ वर्धन के बारे में, फिर दुर्लभ वर्धन का दुर्लभ आका, इसके आगे 3 बच्चे चंद्रपीड़, तारापीड़ और इस तरह से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन आ जाएंगे, ललित आदित्य आ जाएंगे। ललित आदित्य की बात करेंगे, दिग्विजय का नाम दिया गया, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कौन है, आप बोलोगे ललित आदित्य। अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, ललित आदित्य। वर्ल्ड कंकरर फिर दिग्विजय कश्मीर में कौन है, ललित आदित्य, ठीक है जी। इन्होंने परिहासपुर, सिटी ऑफ स्माइल, सिटी ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं, वो बना, इसको नाम ये रखा गया, परिहासपुर रखा। मार्टन सन टेम्पल की बात करेंगे, जो अनंतनाग में देखने को मिल रहा है, और सूर्य डोगालू डेडिकेटेड है, वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। और यहीं से जब आप ये इसके बारे में कारकोटा डायनेस्टी को एंड करते हो ना, तो जो एंशिएंट हिस्ट्री कश्मीर की है वो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपने बड़े आराम से कवर कर लिया। आपने गोलंदा एम्पायर था, फिर मौर्य एम्पायर आया, कुषाण एम्पायर आया, फिर गोलंदा डायनेस्टी दोबारा से आती है, कारकोटा डायनेस्टी आती है, और एंशिएंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है उत्पला डायनेस्टी से। उत्पला डायनेस्टी की बात करेंगे, फाउंडर कौन हो जाएंगे, अवंती वर्मन। पीएस शांति दोबारा से लेके आते हैं कश्मीर में। अवंती सवारा, ये कई सारे टेम्पल शिवा और विष्णु के अवंतीपुर में किसने बनाए, अवंती वर्मन ने ही बनाए। अवंतीपुर टाउन की फाउंडेशन किसने की, इन्होंने की, अवंती वर्मन ने ही की। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, माइका वो ओपन हो चुका है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसी टाइम पीरियड की बात करूंगा मैं, उत्पला डायनेस्टी की बात करूँ, फाउंडर अवंती वर्मन है। इनके टाइम पीरियड पर एक इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट नाम और याद रखेगा, वो है सूर्य। किसी किसी बुक में सूर्य भी आपको नाम देखने को मिलेगा। एक तरह से इंजीनियर आर्किटेक्ट बोलो, डैम बनाने के काम करे, सूर्यपुर से सोपुर कहते हैं, उसका डिजाइन भी करवाया गया। फिर इसके बाद और भी कुछ रूलर्स आए, जैसे शंकर वर्मन की बात करेंगे, अवंती वर्मन के ही बेटे थे ये। टैक्सेशन उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया टाइम पीरियड पर, और बैगर सिस्टम, फोर्स लेबर भी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करी कश्मीर में इसी टाइम पीरियड पर। क्वीन सुगंधा का भी रूल आपको कुछ टाइम के लिए देखने को मिला था। ये सब कुछ उत्पला डायनेस्टी में हो रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखा उत्पला डायनेस्टी में, आपने अवंती वर्मन याद रखा, सूर्य आर्किटेक्ट इंजीनियर हुआ करते थे, शंकर वर्मन और क्वीन सुगंधा, ये कुछ 3-4 नाम आपने याद रखे। फिर गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड पर आपको इतना याद रखना है कि पर्व गुप्ता की बात करेंगे, ये नाम आपको याद रखना है। अब जो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो पर्व गुप्त आपको नाम याद रख लेना है। फिर शेमगुप्त का नाम आता है। शेमगुप्त शादी करते हैं क्वीन दिदा से, और मतलब इनको उसके शादी के बाद दिदा शेम के नाम से भी जाना गया। और क्वीन दिदा की बात करें, कैथरीन ऑफ कश्मीर चुड़ैल रानी के नाम से क्वीन दिदा को बुलाया गया। और क्वीन दिदा की बात करेंगे, लोहारा के राजा हुआ करते थे, उनकी बेटी थी। और मदर साइड से
किंग भीमशाही जो थे उनकी ग्रैंड डॉटर थी, तो दोनों साइड से रूल एक तरह से आप कह सकते हो किया था। क्वीन रेबा की बात करेंगे, शादी किससे हुई, शेम गुप्त से, गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंट रूलर भी रही। क्वीन रेबा की बात करेंगे 981 से लेके 1003 एडी तक ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह इन्होंने काम करा। और ये कहते हैं कि मेरे बाद संग्राम राज जो कि इनके भाई के बेटे हैं यानी कि भतीजे आगे वो रूल करेंगे। ठीक है जी। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा मिडिवल हिस्ट्री में, आपने उत्पला डायनेस्टी के कुछ रूलर्स पढ़े, उत्पला के बाद आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी, फिर गुप्ता के बाद लोहार डायनेस्टी आ जाती है। क्वीन ने कहा था ना मेरा भतीजा रूल करेगा, तो लोहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन, संग्राम राज, वही क्वीन का भतीजे की बात कर रहे हैं, क्वीन के नेफ्यू हो जाएंगे। और लोहार कोर्ट में रहा करते थे, लोरान की जगह पूंछ की साइड आपको देखने को मिलता है ना। फिर कश्मीर रूल करना स्टार्ट करा। और इस टाइम पीरियड पर एक और इम्पोर्टेंट नाम जयसीमा, ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कलिंग राज तरंगी जो है वो इसी टाइम पीरियड पर लिखी थी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे। और इस टाइम पीरियड पर एक और नाम आ जाता है हमारे सामने, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे जयसीमा की बात करेंगे तो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर भी ने कहा गया था राज तरंगी के थ्रू। ठीक है जी। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए लोहार डायनेस्टी के। पहला ये कि फाउंडर कौन है, संग्राम राज, फिर जयसीमा नाम बताया, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर भी कहा गया कश्मीर का। फिर देवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड आया, इस टाइम मंगोल्स की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो फिर सुहदेव जब एक टाइम पे राजा वगैरह रूल यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो जब इनके टाइम पे मंगोल से अटैक करेंगे तो इनको फेस नहीं कर पाते, ये भागे किश्तवाड़ चले जाते हैं। उनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे रामचंद्र, क्योंकि सुहदेव यहाँ से भाग किश्तवाड़ चले गए, कमांड संभाली ये कमांडर इन चीफ ने, जिस डिस्ट्रिक्ट में थे वहां के लोगों ने बचा के रखा क्योंकि इनके कंट्रोल में थे। लेकिन इसी टाइम पे फिर रिंचन की बात करेंगे, वो क्या करते हैं, वो रामचंद्र को भी मार देते हैं और कश्मीर का थ्रोन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब रामचंद्र को मार लिया, कश्मीर का थ्रोन अपने कंट्रोल में कर लिया, लोगों को अपनी तरफ करना है, तो रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से जो है वो शादी कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपको पता चलने चाहिए। फिर बाद में जब इनकी भी डेथ हो जाएगी, रिंचन की भी डेथ हो जाएगी, तो कोटा रानी के अगर उदयन देव जो कि सुहदेव का ही भाई था उसको दोबारा बुलाया जाता है और शादी करके उसको राजा बना दिया जाता है। और इस तरह से ये आगे हमारी डायनेस्टी वगैरह चल रही होती है। देवा डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम रूल कैसे स्टार्ट हुआ, हालांकि मुस्लिम रूल रिंचन से ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि रिंचन के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो ये पहले हिंदू बनना चाहते थे लेकिन मना कर दिया गया। फिर बाद में ये सैयद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान शाह की बात करेंगे, जैसे बुलबुल शाह कहा जाता है, उनकी शरण में गए, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने में हेल्प करी इनकी। ठीक है, लेकिन हालांकि मुस्लिम रूल यहीं से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एक्चुअल फाउंडर मुस्लिम रूल का अगर किसी को कहा जाता है वो कहा जाता है शाह मीर का। तो शाह मीर का यानी कि शामी डायनेस्टी की बात करें, शामी डायनेस्टी के फाउंडर कौन, शामिर हो जाएंगे। और अभी टाइटल संभालते हैं, गद्दी संभालते हैं, अपना नाम क्या रखेंगे, सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। फिर इनके बाद सुल्तान शिहाबुद्दीन आएंगे। सुल्तान शिहाबुद्दीन के बारे में इतना याद रखना है कि इन्हें ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर कहा गया। और इनके टाइम पे दो हिंदू मिनिस्टर भी थे, कोटा भट्ट और उदयश्री, और इन्होंने शादीपुर टाउन की जो फाउंडेशन करी। फिर शिहाबुद्दीन के बाद एक नाम आपने याद रखना है, सुल्तान सिकंदर की बात करेंगे। बुट शिकन कहा गया क्योंकि मूर्तियों को तोड़ने का काम करा गया, मातन सेन टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, तो बुट शिकन भी कहा गया। और औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा गया, किसको, सुल्तान सिकंदर को। ये मुस्लिम रूल यानी कि शाह मीर डायनेस्टी की हमें बात करी जा रही है, उसके इंपॉर्टेंट रूलर आपको बता रहा हूँ। ज़ैनुल अबीदीन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, जिन्हें बुदशाह कहा गया, मतलब ग्रेट किंग कहा गया, अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया, शाहजहां ऑफ कश्मीर कहा गया। इनके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कहा गया। ज़ैनुल अबीदीन की बात कर रहे हैं। और फिर जैसे श्रीवर जुनाज की बात करें, आज तरंगी लिखे बनने के टाइम पीरियड पर सब कुछ हुआ। जजिया इन्होंने एबॉलिश कर दिया, कोर्स स्लॉटर इन्होंने बैन कर दिया अपने टाइम पीरियड पर। और क्योंकि कई सारे हिंदू जहाँ पे भाग चुके थे, दोबारा लाने का काम करा और उनके लिए लंगर वगैरह भी लाए गए। तो जो ब्रांडवर में लंगर आपको देखने को मिलता, जोगी लंगर, वो इनके द्वारा ही स्टार्ट करा गया था। तो कई सारे नाम ज़ैनुल अबीदीन के, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है। फिर शामी डायनेस्टी का एंड हो रहा है तो चक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो रही है। और चक डायनेस्टी में मेन नाम आपको याद कर रखना है, यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक की बात करेंगे, हब्बा खातून से शादी की, जिन्हें जून के नाम से भी जाना गया, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना गया, फेमस पोइट रही। इनसे शादी की हब्बा खातून से किसने, यूसुफ शाह चक ने। और बड़े खर्चीले वगैरह थे, फिर बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इफेक्ट वगैरह पड़ने वाला था। हालांकि जो भी था, गुलमर्ग सोनमर्ग को हॉलिडे रिजॉर्ट में कन्वर्ट वगैरह करा था। और फिर बाद मुगल आर्मी आती है कासिम खान मीर के अंडर, और ये याकूब शाह जो आगे इसके आगे रूलर थे, याकूब शाह उनको हराने का काम करते हैं। और इस तरह से चक डायनेस्टी का भी एंड हो जाएगा। अब मुगल रूल स्टार्ट हो चुका है,
तो मुगल से जब कश्मीर में आने की कोशिश की, उससे पहले भी कई सारे इन्होंने अटेम्प्ट वगैरह करे थे, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर अकबर के टाइम पीरियड पर 1586 में सक्सेसफुल हुए, और 1586 में कश्मीर जो है मुगल रूल के, मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर हो गया। और अकबर ने 3 बार विजिट करा था, कुछ सोर्सेज कहते हैं 4 टाइम भी विजिट करा था, लेकिन मैक्सिमम सोर्सेज कहते हैं कि 3 बार अकबर ने जो कश्मीर में विजिट करा था। और एक बार जब ये आए थे हरि पर्वत फोर्ट की बात करेंगे, फेंसिंग करवाने का काम भी करता है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। नसीम बाग की बात करेंगे, इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ। जैसे गार्डन, नसीम बाग गार्डन की बात करेंगे, मुगल एम्परर अकबर के द्वारा स्टार्ट करा गया था, बाद में चिनार के पेड़ वगैरह भी लगवाए गए, है ना। और जेरोम जेवियर की बात करेंगे, पहले यूरोपियन ने कश्मीर में विजिट करा, अकबर के साथ ही यहाँ पर आए थे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर अकबर के बाद जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर ने कहा था, अगर यहाँ पे कोई कहीं पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर है ना, ये हमें अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त, इस तरह से वो जहांगीर ने ही कहा था कश्मीर के लिए। क्लियर हो गया। और जहांगीर की बात करेंगे, वेरीनाथ सिंह से बड़ा इंप्रेस हुए थे, फिर वो ऑक्टेंगल आपको शेप देखने को मिलते हैं ना वहाँ पे, वो इनके द्वारा ही करवाया गया था। फिर शाहजहां का टाइम पीरियड आ जाएगा, चश्मे शाही के टाइम पे इंपोर्टेंट आ जाता है, परी महल इंपोर्टेंट के टाइम पीरियड पे आ जाता है, परी महल, ये सब कुछ इनके टाइम पीरियड पर हुआ, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। फिर औरंगजेब की बात करेंगे, एक ही बार विजिट करा, इनके टाइम पीरियड 14 गवर्नर या सूबेदारों ने रूल करा, और 1707 में इनकी डेथ हो जाएगी। औरंगजेब की बात करेंगे। फिर अफगान रूल चलता है कश्मीर में। अफगान रूल की बात करेंगे, मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, अफगान रूल स्टार्ट हो जाता है। 1752 में अहमद शाह अब्दाली, इन्हें ही अफगान रूल का फाउंडर या फिर दुर्रानी एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। अब्दुल खान इशक अकाशी को भेजते कश्मीर जीतने के लिए, और वो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लेने की, दुरानी एम्पायर के कंट्रोल में जो कश्मीर पा चुका था। अफगान रूल 67 ईयर्स तक यहाँ पे रहा था, और इन 67 ईयर्स में 26 अफगान गवर्नर्स की बात करेंगे, उन्होंने कश्मीर में रूल करा था। और अफगान पीरियड को ही डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइम पीरियड पर गवर्नर है अता मोहम्मद खान। हरि पर्वत फोर्ट की बात करेंगे, इस टाइम पे इनके द्वारा बनवाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी की बात करेंगे, वो फिर क्योंकि ये अफगान रूल भी खत्म होगा, तो महाराजा रणजीत सिंह जी की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब के सिख रूलर थे, उनमें से दीवाल चंद जी को यहाँ पे भेजते हैं, और बैटल ऑफ शोपियां होती है। बैटल ऑफ शोपियां की बात करेंगे 1819 को हो रही है, 3 जुलाई 1819 को हो रही है। ये सिख एम्पायर और कश्मीर में जो ये दुरानी एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही है, एक तरह से कहा जाए, एक तरह से जैसे मिस्टर दीवान चंद की बात करें, रणजीत सिंह जी की बात करेंगे, ये लड़ाई लड़ रहे थे अफगानियों के साथ, और इस लड़ाई में सिख जीत जाते हैं, तो इसी वजह से सिख रूल कश्मीर में स्टार्ट होता है। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? बैटल ऑफ शोपियां, जो कि 1819 में देखने को मिली। क्लियर हो गया। क्योंकि पंडित बिरबल दर या राजेंद्र दर की बात करें, रिक्वेस्ट करते कि आइए हमारी मदद कीजिए, फिर महाराजा रणजीत सिंह 30,000 सिख सोल्जर भेजते हैं, अफगान की आर्मी के साथ लड़ते हैं, और 1819 में जाके ये अपने कंट्रोल में पूरा कश्मीर कर लेते हैं। फिर इनके टाइम पे जब महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल की कोटिंग भी करवाई। फिर खड़क सिंह आते हैं, फिर उनके बेटे प्रिंस नवनिहाल सिंह आते हैं। फिर इनकी डेथ के बाद चंद्रगौर यानी कि इनकी वाइफ जो आपके सामने आती हैं। फिर महाराजा रणजीत सिंह के बेटे आपको देखने, शेर सिंह देखने को मिले, दुलीप सिंह देखने को मिल रहे हैं। फाइनल लास्ट में दुलीप सिंह आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सिख एम्पायर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कश्मीर सिख एम्पायर के कंट्रोल में 27 सालों तक रहा था, और सारे लाहौर दरबार से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो रही थी। दीवान मोतीराम पहले सिख गवर्नर आपको देखने को मिले, लेकिन इसी टाइम पीरियड पर एक और इंपोर्टेंट गवर्नर हुआ करते थे, मिहान सिंह, मियां सिंह या फिर कर्नल साहिब के नाम से भी जाना गया। इन 2 नाम आपको याद करने, इस टाइम पे जो गवर्नर हुआ करते थे। और गुलाब सिंह जी की बात करेंगे, वो जमवाल कैवलरी रणजीत सिंह की आर्मी में इसमें ही कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे, जो बाद में महाराजा बनते रणजीत सिंह के, महाराजा बनते जम्मू कश्मीर के। और रजौरी किश्तवाड़ 1819 में इन्होंने कंट्रोल करने का काम करा था। 1845-46 में अंग्रेजों का रूल चल रहा है, तो एंग्लो सिख वार होती है, सिख यहाँ पर हार जाएंगे। इस वजह से कश्मीर का जो कंट्रोल था वो सिख से हट के अंग्रेजों के पास चला जाएगा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करी गई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 को साइन करी गई थी। हेनरी हार्डिंग्स और महाराजा दुलीप सिंह के बीच में साइन होती है, अंग्रेजों के बीच में सिख एम्पायर के बीच स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सिख हार चुके थे, तो पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के पास चला गया, ब्रिटिश के पास चला गया। और सिख अपना जो रीजन है ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में, जलंधर दोआब के नाम से जाना जाता है, इसके साथ 1.5 करोड़ रुपए की जो मतलब उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, इस तरह से रहता है, वो कर नहीं पाते, तो जो कश्मीर है वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ जाएगा? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। तो 9 मार्च 1846 के कुछ दिनों के बाद
16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह जी के बीच में होती है। इसे सीएलडी ऑफ कश्मीर भी कहा गया और इसी के अकॉर्डिंग कश्मीर जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी के कंट्रोल में आता है। फिर अपने एरिया को ये एक्सपैंड करते हैं, 75 लाख रुपीस की पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी ईयरली बेस पे कुछ गिफ्ट वगैरह भेजने होते हैं। इस तरह से गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करेंगे, वो कश्मीर के कई सारे रीजन अपने कंट्रोल में करते हैं, फिर बाद आगे आगे एरिया को एक्सपैंड वगैरह भी करते हैं। ठीक है जी। और इसी ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से डोगरा रूल कश्मीर में स्टार्ट होता है, यानी कि डोगरा एम्पायर जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। डोगरा एम्पायर की बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट रूलर की बात करेंगे, वो महाराजा गुलाब सिंह आपको देखने को मिलेंगे। रणजीत सिंह जी की आर्मी को 1809 में ज्वाइन वगैरह करते हैं, आगे जैसे राजौरी जीत लिया, किश्तवाड़, इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। और फिर इनकी राज तिलक सेरेमनी होती है 17 जून 1822 को। ये जियापुर टेम्पल अखनूर में है, वहां पर आपको देखने को मिलती है। और जो इनका थंब था ना, वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, सिंबलाइज कर रहा था कि जो रूलर है ना वो हमेशा जमीन से जुड़ा होता है, मतलब प्रजा की तरफ जुड़ा होता है, इसलिए इनका टिक्का जो ऊपर से नीचे की तरफ आया था। और फिर ये अपने लद्दाख वगैरह को जीतने का काम करा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूंगा, ये क्या करते हैं, मियां हाथू को राजौरी का गवर्नर बनाते हैं। और फिर राजौरी ये बाद मियां हाथू जो उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट वगैरह करता है, हालांकि वो पकड़ा जाता है वहां पे बाद में करके, फिर उसको गजपत फोर्ट की रामबन में है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट करा डोगरा एम्पायर, आपको पता होना चाहिए। इनके टाइम पे कश्मीर डिवीजन को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा गया और जम्मू डिवीजन को 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा गया था। और राशनिंग का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर था, धर्मार्थ ट्रस्ट इनके द्वारा स्टार्ट करी गई। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, पहला मैप कश्मीर का इन्हीं के टाइम पीरियड पर देखने को मिला। जो खोकर्स वगैरह था जम्मू कश्मीर में एंट्री कर चुके थे, बाहर निकलने का महाराजा गुलाब सिंह जी ने किया था। बैगर सिस्टम को रिफॉर्म्स लाने का महाराजा गुलाब सिंह ने किया। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिऑर्गेनाइज करने का महाराजा गुलाब सिंह ने किया। जागीरदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है उनके द्वारा ही स्टार्ट करी गई थी। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर महाराजा रणबीर सिंह जी का टाइम पीरियड आ रहा है। इनके टाइम पे जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत में डिवाइड करा गया और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड करा गया था। सदर अदालत इन्होंने स्टार्ट करे। रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करी। टेलीग्राफ लिंक इन्होंने जोड़ने का काम करा। रघुनाथ टेम्पल इनके टाइम पीरियड पे कंप्लीट हुआ। शिव टेम्पल जम्मू के टाइम पीरियड पर बने थे, आपको ये देखने को मिलेंगे। गिलगिट को रिकनकर करा गया। रणबीर प्रेस की एस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम पीरियड पर हुई। इंडियन पैनल कोड जिसे आरपीसी हुआ करता है, रणबीर पैनल कोड, वो इनके द्वारा यहाँ पर लाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में आपको पता होने चाहिए। फिर महाराजा रणबीर सिंह जी के बाद महाराजा प्रताप सिंह का टाइम पीरियड आ जाएगा और इन्होंने क्या कहा, पर्शियन को जो कोड लैंग्वेज हुआ करती उसको रिप्लेस करके उर्दू को कोड लैंग्वेज बनाया। पहला कॉलेज 1905 में ओपन करा गया श्रीनगर में एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। श्री प्रताप कॉलेज का आज आपको नाम देखने को मिलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, साइंस कॉलेज इन्हीं के टाइम पे ओपन करा गया 1907 में, है ना, इन्हीं के टाइम पीरियड चल रहा था। प्राइमरी एजुकेशन को स्कूल में फ्री कर दिया गया इनके टाइम पीरियड पे। रेलवे पुलिस में एक्सटेंड करने का काम किया गया था। कई सारे डिपार्टमेंट सामने आए थे। बनिहाल कार्टोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। पहले सिल्क फैक्ट्री स्टैब्लिश वगैरह हुई थी। टेलीफोन लिंक जम्मू श्रीनगर में स्टैब्लिश करा गया था। शेरगढ़ी पैलेस की बात करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड कमीशन करा गया था। हाउस बोट्स पहली बार इनके टाइम पीरियड पर कंस्ट्रक्ट करी गई। फिर प्रताप सिंह जी के बाद की बात करूंगा, महाराजा हरि सिंह जी का टाइम पीरियड आ जाएगा। हरि सिंह जो है अमर सिंह के बेटे थे और अमर सिंह कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह जी के भाई हो जाएंगे। तो फिर महाराजा हरि सिंह रूल वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। 1925 में रूल करना स्टार्ट करते हैं। विडो री मैरिज री रेगुलेशन एक्ट को पास करते हैं, है ना। जैसे ये इमोरल ट्रैफिक वुमेन की बात करेंगे, इसको खत्म करने का काम कर देंगे। जैसे कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन फ्री, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री, ये करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक की स्टैब्लिशमेंट के टाइम पीरियड पर होगी। हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट के टाइम पीरियड पर होगी। परमानेंट रेजिडेंशियल सिस्टम ये लेकर आए थे। इसी के साथ जैसे एग्रीकल्चर के कई सारे डिपार्टमेंट सामने लेकर आए थे। पैरेलल जैसे जम्मू कश्मीर के टाइम पीरियड पर स्टैब्लिश वगैरह करा गया था। और जम्मू कश्मीर की असेंबली में 75 मेंबर थे और इस असेंबली को प्रजा सभा के नाम से जाना गया था। और हरि सिंह जी के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जब कबीरों ने टाइप किया था, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें, जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों के जम्मू कश्मीर जो भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है जी। और फिर बाद में यहाँ से जम्मू कश्मीर को छोड़ के बॉम्बे चले जाते हैं। 1961 की डेथ वहां पर हो जाती है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में 1931 से रिवॉल्ट होने स्टार्ट हो चुके थे। फिर जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, वैसे क्विट कश्मीर जो है वो स्टार्ट करेगा इनके अगेंस्ट में 1946 में।
फिर 1947 में ट्रीटी साइन करने के बाद ये कश्मीर छोड़ के बॉम्बे की तरफ चले गए थे। और युवराज करण सिंह जी की बात करेंगे, जो कि बेटे हरि सिंह जी की बात करेंगे, इन्हें हेड बनाया जाता है नए संविधान के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के। अभी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी के पोर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कवर कर लेना है, जैसे यहाँ पे वेदर वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो वेदर आपको पता होना चाहिए। छोटी टाइम की जो कंडीशंस होती है, जैसे आज वेदर कैसा, कल कैसा, वो वेदर हो जाएगा। क्लाइमेट, पिछले 5 सालों से यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है जी। जम्मू रीजन की बात करेंगे, यहाँ का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। जून यहाँ पे आपको हॉटेस्ट मंथ देखने को मिलेगा। समर सीजन जनरली मार्च से जून तक आपको देखने को मिलता है। इस टाइम पे हॉट ड्राई विंड्स, जिन्हें लू कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलती हैं। फिर दड़ू विंड्स की बात करेंगे, ये भी आपको कूल, जैसे गर्म लू होती है ठंडे में दड़ू विंड्स इस तरह से बोला जाता है, आपको ये देखने को मिलेंगे। डस्ट स्टॉर्म जो अंधेरी नेरी के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी टाइम पे जम्मू रीजन में फेमस नाम है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रेनी सीजन की बात करेंगे तो एनुअल रेनफॉल लगभग 136 सेंटीमीटर, ह्यूमिडिटी इसमें ज्यादा होती है। और जम्मू कश्मीर का साउथ वेस्ट पार्ट जो उसमें बारिश किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो यानी कि साउथ वेस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों की वजह से जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। विंटर सीजन में मिस्ट और फॉग, से धुंध और कोहरा कहा जाता है, वो बड़ा कॉमन देखने को मिलेगा। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सर्दियां होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर छोटा सा स्प्रिंग सीजन भी आपको देखने को मिल जाता है। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जम्मू सब ट्रॉपिकल था, यहाँ पे बट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। समर सीजन की बात करेंगे तो इसी टाइम पे टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे कभी कभी बारिश है, कमर का नाम से जाना जाता है, आपको देखने को मिलेगी। और जुलाई आपको हॉटेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है। रेनी सीजन भी आपको देखने को मिलेगा, ऑटम सीजन भी आपको देखने को मिलेगा। सैफरन फ्लावरिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे कम डिस्टर्ब वेदर ये ऑटम सीजन ही आपको देखने को मिलता है। विंटर सीजन की बात करेंगे, जनवरी कोल्डेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये आपको विंटर का सीजन देखने को मिलेगा। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है और चिल्लिंग इलाका जो कि 40 दिनों का होता है, वो भी कश्मीर साइड में आपको देखने को मिलता है, जिसमें चिल्लिंग इलाका 40 दिनों का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। फिर चिल्लाई खुद होता है, फिर चिल्लाई बच्चा, इस तरह से ये कुछ वेदर के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर स्प्रिंग सीजन भी आपको देखने को मिलता है। अब कुछ लोकल नेम स्प्रिंग सीजन को जैसे जम्मू में बहार बोल देंगे, कश्मीर में सौंत बोल देंगे। समर सीजन को यहाँ पे सुबह करके बोल देंगे और कश्मीर में ग्रीष्म बोल देंगे। रेनी सीजन को हमारे जम्मू में सावन बोल देंगे, कश्मीर में भारत बोल देंगे। ऑटम को जम्मू में पतझड़ बोल देंगे, कश्मीर में हरुड़ के नाम से बोल देंगे। विंटर को जम्मू में सैला के नाम से बोल देंगे, कश्मीर में वंदा के नाम से बोल देंगे। आइस कोल्ड तो जम्मू में है नहीं, बट कश्मीर में शिशुर के नाम से जाना जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ नेशनल हाईवेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 44 की बात करेंगे, जो कि श्रीनगर से बनिहाल जम्मू कठुआ से होते हुए पूरे आगे तक फैसला करने को तक जा रहा है, सबसे बड़ा भी आपको देखने को मिलता है। नेशनल हाईवे 44 आपको देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे 1 की बात करेंगे, उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, इन सभी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 144 की बात करेंगे, कटरा, रियासी, पुणे वाले साइड आपको देखने को मिल रहा है। 144 ये अखनूर, नौशहरा, राजौरी साइड आपको देखने को मिलता है। 244 उधमपुर जैसे चिन्नानी हो गया, सुध महादेव, इस साइड आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ इंपोर्टेंट हाईवेज हैं जो कि आपको पता होने, जैसे कश्मीर डिवीजन के कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, बट स्टार्टिंग के 4-5 आराम से कवर कर लेना। फिर कुछ रोड लिंक जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, झेलम वैली रोड की बात करेंगे तो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कमीशन करा गया था। और झेलम वैली कार्ट रोड की अगर मैं बात करूंगा, जिसे मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड भी कहा गया वर्ल्ड में, 1889 में कंप्लीट हुआ और इसे श्रीनगर तक लेकर गई 1897 में जाके, तो ना एक्सटेंड कर गया था श्रीनगर की तरफ। जो करंट श्रीनगर बारामूला रोड है, जिसे झेलम वैली रोड कहते हैं, श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से ज्वाइन करने का भी काम किया जा रहा था। हालांकि ये बस सर्विसेज जो है 1948 में बंद हो चुकी थी। उसके बाद झेलम वैली रोड के बाद अगर मैं बात करूँ, बीसी रोड, बनिहाल घाट रोड की अगर मैं बात करूंगा, ये श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा था, है ना। हालांकि ये डोगरा फैमिली के लिए पहले स्टार्टिंग में था, बट पब्लिक के लिए 1922 में इसको ओपन करा गया था। 1915 में कंप्लीट हुआ था ये। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइड की तरफ बात करेंगे, मुगल रोड की बात करेंगे, क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट को शोपियां डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, है ना।
पुंछ राजौरी को श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है और ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की 2005 में कंप्लीट हुई थी और इसको पहले नमक रोड, साल्ट रूट के नाम से जाना जाता था। चिनाब रेल ब्रिज की बात करेंगे, आर्क ब्रिज है जो कि आपको बकल और कोई सेक्शन है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर मैं बात करूं 359 मीटर की हाइट आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज और वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज आपको देखने को मिलता है और ये सिंगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच में बना आपको देखने को मिलता है। उसके ऊपर से ट्रेन भी जा रही है। वैसे ही अंजी खट ब्रिज की बात करेंगे, ये केबल स्टेट ब्रिज है जो कटरा रियासी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यूएसबीआरएल उदयपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो ट्रेन लिंक है इसका एक पार्ट आपको देखने को मिलता है और चिनाब रिवर के साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और केबल स्टेट, केबल की वजह से ऐसे केबल स्टेट ब्रिज है और अंजी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी चिनाब नदी के उस पर ये बना हुआ है। टोटल लेंथ आपको बताई गई 473 और हाइट 196 मीटर आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से न्यू हब्बा कदल की बात करेंगे, कंक्रीट ब्रिज ओल्ड सिटी में देखने को मिलेगा श्रीनगर का। जीरो ब्रिज की बात करेंगे, वुडन आर्च ब्रिज श्रीनगर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अमेरिका कदल की बात करेंगे, इसको फर्स्ट ब्रिज का भी नाम दिया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। बुरशाह ब्रिज बुरशाह कदल के नाम से भी जाना गया, श्रीनगर सिटी में आपको देखने को मिलेगा। आलमगीर ब्रिज के नाम से भी जाना गया। इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये पोर्शन कवर करते जाना क्योंकि टाइम कम है, तो कम समय में आपको मैक्सिमम पढ़ना इसी तरीके से कवर करना पड़ेगा। अटल सेतु की बात करूंगा, ये भी केबल स्टेट ब्रिज है, बढ़िया रावी रिवर के ऊपर बना हुआ, बशोली साइड कठुआ की मैं बात करूं वहां पर बना हुआ, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम है अटल सेतु, उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम अटल सेतु रखा गया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो 2019 से पहले से जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कहा जाता था, बट अब स्टेट हटाकर सिर्फ जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से कहा जाता है, ठीक है जी। ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बनिहाल काजीकुंड रोड टनल की बात करूंगा, ये जो बनिहाल पास आपको देखने को मिलता है 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 2021 में कंप्लीट हो गया। 8.45 किलोमीटर लेंथ आपको देखने को मिलती है। श्रीनगर जम्मू के बीच का डिस्टेंस 16 किलोमीटर से कम कर देते हैं और 1 किलोमीटर प्लेन एरिया का और 1 किलोमीटर पहाड़ी इलाके का बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। चिन्नी नेशनल टनल की बात करेंगे, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। ये भी रोड टनल जम्मू कश्मीर का नेशनल 44 में देखने को मिलता है। 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। 9.28 किलोमीटर की आपको इसकी लेंथ देखने को मिलती है। पटनीटॉप के आसपास से आपको देखने को मिल जाता है। जवाहर टनल की बात करूंगा, जो कि बनिहाल पास के नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे स्टार्ट किया गया था। 1954-56 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई थी और दोबारा से काम वगैरह इस पे करा जा रहा है। जेड मोड टनल की बात करें 6.5 किलोमीटर का है ये, जो कि सोनमर्ग को और जैसे लेवल साइड की बात करें उसे कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जोजिल टनल की बात करें, गांधरबल और कारगिल कश्मीर लद्दाख की बात करेंगे, उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। छतरगढ़ टनल की बात करेंगे, जो कि ये अगर मैं इसकी बात करूंगा, लखनपुर से बसोली बनी बदरवा डोडा, मतलब आपको जम्मू से जाने की जरूरत ही नहीं है, आप कठुआ से डायरेक्ट आप उधमपुर वहां पे बदरवा से चले जाओगे। ये उस टनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो भी चल भी रहा है, जम्मू से आपको काम में देखने को मिलेगा। 670 किलोमीटर वाली लेंथ आपको देखने को मिल रही है, कि जम्मू और दिल्ली के बीच का टाइम जो है वो कम कर दिया, 6 घंटे का आपको टाइम लेकर दिल्ली से जम्मू पहुंचने में। ऐसे श्रीनगर रोड जम्मू रिंग रोड भी आपको देखने को मिलती है, वो छोड़ भी दो तो इतना वो नहीं रहने वाला। रेलवे की बात करूंगा जम्मू कश्मीर में, तो आप सभी को पता है कि जो रेलवे लाइन का जो काम स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1888 में स्टार्ट हुआ था और फिर कभी रुका फिर कभी चलता गया, इस तरह चलता गया और 7 अप्रैल 1952 को जो है वो ट्रैफिक के लिए जब रेलवे तैयार होता है उसको ओपन कर गया था पठानकोट के लिए, ठीक है जी। तो इसको कठुआ जम्मू को ओपन करा गया था 1972 में ओपन करा गया था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली पैसेंजर जो ट्रेन थी वो शालीमार श्रीनगर एक्सप्रेस की बात करेंगे, इसको झेलम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसके कोयटा ट्रेन कश्मीर तक पहुंच पा रही है, इसके कई सारे सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे थे। इसको नेशनल प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया था 2002 में, जो अंजी खट ब्रिज है, फिर चिनाब ब्रिज है, इसी के लिए बनाए गए, ठीक है जी। इसकी कई सारी लेग्स थी, जिसमें फेस जैसे पहले उधमपुर तक ट्रेन पहुंचाई, फिर उधमपुर से कटरा पहुंचाई, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से बारामूला, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपने ये बनिहाल रेलवे स्टेशन, ठीक है जी। इसके बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे,
जो कि अब तो लगा हमारा अपना जम्मू का डिवीजन अलग से आ चुका है। फिर जम्मू तवी की बात करेंगे, जैट का कोड आपको देखने को मिलता है। और श्री माता वैष्णो देवी कटरा एसपीडीके की बात करेंगे, जो कि 2014 में इसका इनॉग्रेशन वगैरह करा गया था। बनिहाल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, 2013 में इसको कमीशन करा गया था। फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम आज चेंज करके माटियार कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और झेलम, चिनाब, इंडस रावी की बात करेंगे, इन सभी को नेशनल वाटरवेज भी डिक्लेयर करा गया था। और पहला एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर का बाटमालो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू एयरपोर्ट की बात करेंगे, ऑफिशियल नेम क्या है, जम्मू सिविल इनक्लेव सतवारी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, बड़गाम एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जम्मू कश्मीर का, आपको देखने को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में आता है और बड़गाम के पास आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की क्रॉप्स के बारे में अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आपको खारिफ क्रॉप्स आपको देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। खारिफ का मतलब होता है ऑटम, इसलिए खारिफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप या फिर ऑटम क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इनको आप जैसे ग्रो करने का काम समर के सीजन में करोगे और हार्वेस्टिंग का काम ऑटम यानी कि सितंबर अक्टूबर के मंथ में करोगे। हार्वेस्टिंग इस टाइम पे हो रही है, इसीलिए ऑटम क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैडी आपको देखने को मिल रहा है, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीस, ग्रीन ग्राम, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। खरीफ क्रॉप की बात करी जा रही है। इसकी कुछ और भी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन में आपको यहाँ पर देखने को मिल, जैसे राइस हो गया, बाजरा हो गया, जैसे पैडी से राइस आपको देखने को मिल रहा है ना, राइस, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, कॉटन, मेज, शुगर कैन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इसके कुछ एग्जांपल है। वैसे राबी क्रॉप्स की बात करेंगे, इनको विंटर में ग्रो करा जाएगा, हार्वेस्टिंग गर्मियों में करी जाएगी। क्लियर हो गया। तो जैद क्रॉप्स जो इन दोनों सीजन के बीच में आती है, राबी और खारिफ के बीच में, उन्हें जैद क्रॉप्स कहा जाता है। राबी के एग्जांपल है वीट, बार्ले, मस्टर्ड वगैरह। और जैद क्रॉप जैसे वाटरमेलन हो गया, ककम्बर वगैरह हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब कुछ जैद क्रॉप में आपको देखने को मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जम्मू कश्मीर के, जैसे राइस की बात करूंगा, स्टेपल फूड है कश्मीरीज का मुश्क राइस, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ऐसे जीआई टैग भी मिला था। आरएसपुरा तहसील का बासमती राइस वर्ल्ड फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसे राइस वाला कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीट की बात करूंगा, स्टेपल फूड जम्मू रीजन का आ जाएगा, राइस कश्मीर का, तो वीट जम्मू रीजन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। सैफरन की बात करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सैफरन से जफरान भी कहा जाता है। बोटानिकली इसका नाम है क्रोकस सैटिवस, इसका नाम आपको देखने को मिलता है। रेड गोल्ड, गोल्डन जस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई सारे और भी नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जफरान उर्दू में कहा जाएगा, केसर हिंदी में कहा जाएगा, कोमपोश कश्मीर में कहा जाएगा, कुम्मापो तमिल में कहा जाएगा। ये सारे नाम सैफरन के आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। पंपोर रीजन की बात करेंगे, इसे सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और कश्मीरी सैफरन की बात करें, इसे जीआई टैग पहले ऑलरेडी मिल चुका था। वैसे किश्तवाड़ की साइड में जो सैफरन आपको आराम से देखने को मिल जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक सैफरन पार्क भी, जैसे इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है, पंपोर साइड में आपको देखने को मिलेगा। और नेशनल सैफरन मिशन भी लॉन्च करा गया था, ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 3 टाइप के सैफरन अवेलेबल होते हैं, लच्छा, मोगरा और गुच्छे सैफरन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आलमंड में कई सारे वैरायटीज जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, जैसे कागजी, शालीमार, मखदूम। पीचेस में जैसे 4 मगज, शकरपुरा। एप्रिकॉट में हलमान हो गया, हारकोट हो गया, है ना। इस तरह की वैरायटीज आपको देखने को मिले। ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि किसकी वैरायटी आपको पता होना चाहिए। मेज की बात करेंगे, जो मेज की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, जैसे राजौरी हो जाएगा, पुंछ हो जाएगा, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, हिली जो स्टेट है वहां पर आपको आराम से देखने को मिलता है। और पल्सेस के लिए भद्रवा का जो राजमा है वो सबसे फेमस आपको देखने को मिलता है। बैम्बू, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, या कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। गुच्ची मशरूम या मॉडल की बात करेंगे, बड़ी महंगी भी होती है, ये भी जम्मू कश्मीर में इवन आपको जैसे किश्तवाड़ साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। एप्पल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एप्पल का पूरे इंडिया में। बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती हैं। इसमें गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस, अमेरिकन ट्रेल, रेड डिलीशियस, हरमान, ये भी इसी कई सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं। वॉलनट की बात करेंगे, जैसे पहले शोपियां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था, अब कुपवाड़ा हो चुका है। इसमें कागजी, सुलेमान, ये भी वैरायटीज आती हैं। पियर्स में बगोश, नाक, इस तरीके से वैरायटीज आपको पियर्स की नाशपाती की देखने को मिलती है। वैसे जम्मू कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन भी है, वो किसकी वजह से,
लेवेंडर की वजह से, लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर में करी जा रही है हर जगह में, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर कहा जाता है पर्पल रिवॉल्यूशन कहा जाता। बट जो मेन इनिशिएटिव ले गए थे वो भद्रवाह साइड से ले गए थे, इसलिए भद्रवाह को जो है पर्पल रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक इंडस वाली ट्रीटी जम्मू कश्मीर में चलती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी, 19 सितंबर 1960 में करी गई थी, कराची में साइन हुई थी, जवाहरलाल नेहरू और आयुब खान के बीच में साइन होती है, मीडिएटर को वर्ल्ड बैंक ने करा था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग दो तरह से नदियों को बांटा गया, वेस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स। ये आईसीजे नाम याद रखिएगा, इंडस चिनाब झेलम, इसका कंट्रोल किसके पास आ गया, वेस्ट रिवर्स का इंडिया के पास, और रियाज रावी ब्यास और सतलुज का जो कंट्रोल है वो किसके पास आ गया हमारे पास, इससे कंट्रोल हमारे पास ईस्टर्न का इंडिया के पास आ गया, और इससे कंट्रोल जो पाकिस्तान के पास आ गया, ये आपको जो पता होना चाहिए। फिर कुछ पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जिसमें से किश्तवाड़ की कुछ फेमस है, दुलहस्ती, कीरू, कीर्थी, पकलदुल, रतले, कवार, ये नाम भी याद कर लो। किश्तवाड़ में कौन से, इसको कैसे याद कर सकते हो, किश्तवाड़ में एक दूल्हा था, उसका नाम कीरू था, उसकी बीवी का नाम कीर्थी था, और पक्का मतलब पक्की बात है, और किश्तवाड़ में रात को वार होती है, ठीक है जी। इस तरह से मैं आपको याद करवा दूं, इस तरह से किश्तवाड़ के जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो सारे याद कर लेना। फिर इनकी बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं, पक्कलदुल मरसूदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो 4 यूनिट टोटल लगे 1000 मेगावाट का आपको देखने को मिलता है, दुलहस्ती 390 मेगावाट का आपको देखने को मिलता है, ये भी जैसे आपको किश्तवाड़ में ही देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बताया गया है। रतले की बात करेंगे, ये भी किश्तवाड़ में देखने को मिलेगा, 850 मेगावाट की कैपेसिटी वाला आपको देखने को मिलता है। कीरू की बात करेंगे, 624 मेगावाट की कैपेसिटी वाला आपको देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ कहाँ पर है, कौन सी नदी में बना है, कितनी कैपेसिटी, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। कीर्थी की बात करेंगे, 90 मेगावाट की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। कवर की बात करेंगे, 540 मेगावाट की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। उड़ी डैम की बात करेंगे, 480 मेगावाट की देखने को मिलेगी। बड़े झेलम नदी पर बना हुआ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर बना हुआ है। अभी तक जितने भी आपको बताता हूँ किश्तवाड़ वाले थे। उड़ी की बात करें, झेलम रिवर नदी की उड़ी वाली साइड में यानी कि बारामूला में आपको देखने को मिल रहा है। बगलिहार की बात करेंगे, चिनाब नदी पर, बट रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। 2 स्टेजेस हैं, टोटल मिला के 900 मेगावाट की कैपेसिटी जनरेट करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किशनगंगा की जो कैपेसिटी है वो 330 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है, किशनगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सलाल डैम की बात करेंगे, ये चिनाब नदी पर बना हुआ रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी अगर मैं बात करूं कैपेसिटी 690 मेगावाट की है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, बाकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मैराथन पढ़ रहे हो इसीलिए। चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये 23 मेगावाट की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलती है। गांधरबल में नारा सिंध एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी झेलम रिवर की, तो उस पर ही प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लोअर सिंध, अपर सिंध आपको, या अपर सिंध सेकंड स्टेज, इस तरह से प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वैसे सेवा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये रावी नदी पर, ये कठोर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जिसमें झेलम रिवर आती है, जिसका ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, और संस्कृत में इसका नाम वितास्ता है, और कश्मीर में इसको वेद के नाम से जाना जाता है, और ग्रीक्स ने इसको हाइड्रोस्पास के नाम से कहा गया था। ये कुछ नाम आपको झेलम रिवर के पता होने चाहिए, ठीक है। वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है, वो ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूँ, इतना कवर कर लेना, इनफ रहने वाला है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया। चिनाब रिवर के बारे में बताऊंगा, 2 नदियां चंद्रा और बागा मिलती हैं तो चंद्रभागा बनता है, तो चंद्रभागा ही, आपको चंद्रभागा की बात करेंगे तो चिनाब नदी का नाम दिया जाता है। इसे मून रिवर का नाम भी, चिनाब नदी की बात करेंगे इसको मून रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब का नाम अस्किनी आपको संस्कृत में देखने को मिलता है, और संस्कृत में आपको इसका अस्किनिया इसकमती नाम भी देखने को मिलता है। तो अरबी को संदभागा के नाम से बुलाया था, महाभारत में चंद्रभागा के नाम से बुलाते हैं, ये कुछ नाम है। और माइटिस रिवर जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर ही है, ये भी पता होना चाहिए। और लाहौर स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, और फ्लो करते किश्तवाड़ से होते फिर आगे इसका मूवमेंट जो है वो चलता जाता है। फिर मरसूदा रिवर की बात करेंगे, मरु रिवर भी कहा जाता है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है, मड़वान वाले किश्तवाड़ साइड से आपको देखने को मिलती है, और मरसूदा रिवर को मड़वा रिवर के नाम से भी बुलाया गया है। इसी तरीके से मियार नाला, बुट नाला, ये कुछ और नाम है जो आपको पता होना चाहिए। तवी रिवर की बात करें, सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, और क्या बोलते हैं, चिनाब नदी की मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी भी आपको देखने को मिलती है। भद्रवाह में से जो कालीकुंड ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। 141 किलोमीटर की लेंथ आपको उस तवी रिवर की देखने को मिलती है। सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है जम्मू सिटी का।
रावी रिवर की बात करेंगे, इसके भी संस्कृत नाम इरावती था। वैदिक में इसको पुरुषनी के नाम से बुलाया गया, ग्रीक्स ने इसको हाइड्रेट्स के नाम से बुलाया गया था। तो ये कठुआ रिवर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है रावी रिवर, इसके बारे में पता होना चाहिए। उज्जवी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सेवक भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। ठीक है जी, ये रिवर्स आपने कवर की कठुआ की भी। देविका रिवर की बात करूंगा, गंगा रिवर का सिस्टर भी कहा जाता है, और ये भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर आपको उधमपुर साइड में देखने को मिलती है। ऐसी बसंतर रिवर भी एक इंपॉर्टेंट बन जाती है, सांबा इसी के बैक में सिचुएटेड है। मनावर तवी, राजौरी तवी, नौशहरा तवी के नाम से भी जाना जाता है। वुलर लेक की बात करेंगे, संस्कृत में महापद्मसर के नाम से जाना गया था, और इसे उल्ला के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की आ जाएगी, और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाएगी। बांदीपुर साइड में आपको देखने को मिलेगी, उससे पानी झेलम रिवर से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरमुख माउंटेन के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक आइलैंड भी आपको देखने को मिलता है, जैनलम के नाम से बुलाया जाता है। जैनुलब्दीन के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और वेटलैंड भी आपको देखने को मिलता है। डल लेक की बात करें, श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा, लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। जल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये श्रीनगर के जल के नाम से जाना जाता है। डल को महासरित के नाम से भी जाना गया है, संस्कृत टेक्स्ट में नाम से जाना गया है। वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा इसे लेक पर एक्सीलेंस का नाम दिया गया था। शंकराचार्य हिल्स की फुटहिल में देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग गार्डन भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये फ्लड लंगा जेवलम रिवर का, ये भी आपको पता चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आ जाता है। ठीक है जी, इसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट क्या पता होना चाहिए, नगीन लेक की बात करेंगे, जैसे विलो पॉपुलर के ट्रीज आपको आराम से देखने को मिलेंगे। अंचार लेक की बात करें, सब श्रीनगर में आपको देखने को मिल रहा है। मंसबल लेक की बात करें, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल रहा है, और इस मंसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक के नाम से जाना जाता है। गंगबल लेक हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। होकरसर लेक की बात करेंगे, श्रीनगर से आपको देखने को मिल जाएगा। शेषनाग लेक की बात करेंगे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। नीलनाग की बात करेंगे, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। विशनसर लेक सोनमर्ग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कृष्णसर लेक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इतना याद करो, इनफ रहने वाला है मैराथन के हिसाब से। सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, जम्मू सिटी से 62 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, बाकी कठुआ से भी उधमपुर से भी कनेक्ट करेगा, है ना, सांबा से भी कनेक्ट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ करंट अफेयर्स भी हम कवर करेंगे जम्मू कश्मीर के, जैसे जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के 2024 में जनरल इलेक्शन पे, आपको जैसे मोदी जिसमें जीते जनरल असेंबली इलेक्शन की बात करो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जम्मू कश्मीर से 5 मेंबर सिलेक्ट करने थे, और जब इलेक्शन हुए तो 5 फेजेस में हुए। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीट मिली थी। ठीक है जी, और एक इंडिपेंडेंट के द्वारा जीती गई थी सीट ये वाली। जैसे बारामूला से जो इंडिपेंडेंट सीट जीत कर आए थे, श्रीनगर से कौन जीता, अनंतनाग से कौन जीता, उधमपुर से कौन जीता, जम्मू से कौन जीता, वो सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने 500 फार्मर सर्विस सेंटर जम्मू कश्मीर लॉन्च करे, ये करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी जिसने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज करा था। इसके बाद कैडेट मोहित काथी की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट की स्केलिंग करने वाले पहले, मतलब जम्मू कश्मीर से इन्होंने अचीवमेंट आपको देखने को मिल रही है। मोहित काथी आपको नाम याद रखना, माउंट एवरेस्ट स्केलिंग इन्होंने करी थी। पहले 4 कार्गो ट्रेन जम्मू से बाहर निकले, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। किरू हाइड्रो एलईडी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के पहले रहे सत्यपाल मलिक जी का डेथ भी हो चुकी है, इनको करप्शन का केस चला था इसी पावर प्रोजेक्ट की वजह से। कास्ट सेंसस अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का, कहा गया जम्मू कश्मीर 2026 में कास्ट सेंसस स्टार्ट करा जाएगा, ये सब कुछ बातें आपको देखने को मिल रही हैं। और वंदे भारत ट्रेन कटरा श्रीनगर के बीच में स्टार्ट हो चुकी थी, 272 किलोमीटर यूएसबीएल प्रोजेक्ट था वो खत्म हो चुका है, अब ट्रेन जम्मू से कश्मीर तक पहुंच रही है। ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर गया था पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद में, आपको ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन किलर की बात करेंगे, शोपियां में काउंटर टेररिज्म चला, वहाँ पे ऑपरेशन किलर चलाया गया था, राष्ट्रीय राइफल्स कलर चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एशिया वाटर बेड सेंसस करवाया गया, और ये कश्मीर में करवाया गया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 24 दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज करा गया गुलशन ग्राउंड पे, जम्मू वालों की रनिंग होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाली जो गुलशन ग्राउंड पे रनिंग होती है, वहीं पर इसका वेन्यू रहा था। दिव्य कला मेला की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे श्रीनगर में टुलिप गार्डन की बात करेंगे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ने का काम करा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जैसे 10 मेगावाट को ग्रिड कनेक्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में अपडेट सामने आया था। अब ये जनरल इलेक्शन तो आपको मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर वाले, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में
अपने जो असेंबली इलेक्शन भी तो हुए थे। इस असेंबली इलेक्शन की बात करें 3 फेजेस में हुए थे, और इसमें इंडिया अलायंस की बात करेंगे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईएनसी, सीपीआईएम और बाकी पार्टी थे, ये जीत कर आए 49 सीट्स। ये जो गठबंधन था वो लेकर यहाँ पर आया था, जिसमें मैक्सिमम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, अकेले में 42 सीट्स यहाँ पर लेकर आया था। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पर बीजेपी की 29 सीट आपको देखने को मिली थी, आईएनसी को 6 सीट यहाँ पर मिली थी, और पीडीपी को 3 सीट यहाँ पर आपको मिली थी। 7 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली थी। सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका देखने को मिला? बीजेपी का देखने को यहाँ पर मिला था। और चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर की शपथ यहाँ पर लेते हैं। फिर उन्होंने कैबिनेट का विस्तार होता है। कैबिनेट में आपको 5 नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम आपको देखने को मिलेंगे, सकीना मसूद एजुकेशन मिनिस्टर आप देखते हो इनको, जावेद अहमद राणा की बात करें जल शक्ति फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाएगा, जावेद अहमद डर की बात करें रूरल डेवलपमेंट इलेक्शन पर आ जाएगा, सतीश शर्मा की बात करेंगे जैसे फूड डिपार्टमेंट, आईटी, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स वगैरह, वो सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरीके से एनसी वेटरन एनसी लीडर अब्दुल रहीम राठौर की बात करेंगे, इन्हें जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर इलेक्ट करा गया। बीजेपी ने सुनील शर्मा को लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी जो यहाँ पर अपॉइंट करा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गुलाम नबी डर और माधुराम की बात करें पद्मश्री अवार्ड को सम्मानित किया गया 2024 में, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आगे श्रीनगर 4th इंडियन सिटी बनी, जिसको रिकॉग्नाइज करा गया एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो 4th सिटी कौन सी बनी? श्रीनगर आपको देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की तरफ से रिजर्वेशन सिस्टम आपको देखने को, पहाड़ियों के लिए 10% की रिजर्वेशन आपके सामने आया था। इसके अकॉर्डिंग एसटी कोटा 20% बन चुका था ST1 और ST2 के नाम से। इसी के साथ फॉर्मूला 4 रेस ऑर्गेनाइज करवाई गई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ये 17 मार्च 2024 को आपको देखने को मिला था। फिर स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई, ये ट्रेल के ट्रायल रन वगैरह होते ट्रेन वगैरह के। फिर एम्स का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा करा गया था। जम्मू कश्मीर पहले यूटी बनी जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम करा था। बाकी नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज कठुआ में आने जा रहा है, ऐसे कहा है जितेंद्र सिंह का। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च करा था, जिसका पर्पस था कैटल स्मगलिंग को कम्बैट करना। उसके बाद या तो आपको पता ही है। फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा की बात करेंगे, नगरोटा से जीते भी थे, इनकी डेथ हुई, आपको ये पता होना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।